है। मैं हूं आंचल और मेरे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम बात करेंगे इस बुलेटिन की। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरों की जो आज इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। तो पहली खबर आ रही है उद्धव ठाकरे गुट से। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार सियासी दल रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गुट एक रैली करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके बैग की और हेलीकॉप्टर की चेकिंग की गई, जिसको लेकर सियासत काफी गरमाई हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग को लेकर और बीजेपी को लेकर। उद्धव ठाकरे गुट जो है वो नाराज भी दिखाई दे रहा है। इस पर अब शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर की है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही बीजेपी को भी घेरा है। तो क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार सुन लेते हैं। बात ऐसी है कि चुनाव इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना काम करते रहते, लेकिन महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, पहले हरियाणा था, फिर जम्मू कश्मीर, आप हमारे सामान का, हमारे हेलीकॉप्टर्स, हमारे प्राइवेट जेट, हमारी कार, सबकी जांच करते हो, हमारे घर तक पहुंचते हो। हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप ये काम निष्पक्ष तरीके से करते हो तो हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव क्षेत्र में जहां एकनाथ शिंदे, बीजेपी, अजित पवार चुनाव लड़ रहे, वहां 25-25 करोड़ पहुंच गए हैं। आपको मालूम है, मैंने पहले भी बताया था। हमने वीडियो भी दिखाए थे लोकसभा के चुनाव में, कैसे 20-20 बैग हेलीकॉप्टर से उतर रही है। क्या किया? आप हमारा सामान चेक करिए, लेकिन क्या आप एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके गाड़ियों का, कारों का काफिला रुक कर आप उनकी जांच करते हैं क्या? उसमें अंदर क्या है? चड्डी बनियान है क्या? सिर्फ क्या है बैग में उनके? देख लीजिए। महाराष्ट्र में जिस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, क्या चुनाव आयोग के जो ऑब्जर्वर है उनको ये दिखता नहीं? हमने बार बार उनको बताया क्या हो रहा है कहाँ, लेकिन आप हमारी जो अपोजिशन के नेता है उनको रोकेंगे, उनका गाड़ी का काफिला रोकेंगे, उनके हेलीकॉप्टर रुकाएंगे। आप क्या करेंगे? आप कितने बार ही करेंगे? ठीक है, देख लेंगे। 2019 में भी ऐसी घटना हुई थी जब ओडिशा के आईएएस अधिकारी को सस्पेंड किया गया था। बात ऐसी है, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर अगर किसी ने चेक किया था ओडिशा में तो उनको सस्पेंड कर दिया। क्या प्रधानमंत्री चुनाव आयोग के जांच के दायरे में नहीं आते क्या? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री अपने हेलीकॉप्टर से कुछ भी सामान लाकर लोगों में बांट सकते हैं क्या? और हमारा हेलीकॉप्टर, हमारे नेता का हेलीकॉप्टर, हमारा प्राइवेट जेट आप जांच करते हो अंदर घुसकर, ये कौन सा निष्पक्ष कानून और न्याय है? तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि संजय राउत ने किस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरा है, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अमलेंदु जी? देखिए, ये आरोप काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं और असल में ये एक तरीके से कहा जाए कि जो बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं और चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर से इंडिया गठबंधन की तरफ से, कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। ये आरोप लगातार लगते रहे और ये आरोप इधर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में और ज़्यादा तेज हो गए हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई, अब ये सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या गृह मंत्री अमित शाह के या देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर्स की तलाशी क्यों नहीं ली जाती है? यही सवाल संजय राउत उठा रहे हैं और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि इनको बरी कर दिया जाता है और विपक्ष के नेताओं को जांच की जा रही है। वो कह रहे हैं, संजय राउत का साफ कहना है कि भाई अगर आप निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, आप कीजिए। लेकिन अगर आप हमारी जाँच कर रहे हैं तो जाँच फिर दूसरे लोगों की भी करनी चाहिए। सत्ता पक्ष के लोगों की जाँच क्यों नहीं होती है? तो ये एक बड़े आरोप लग रहे हैं। और जिस तरीके से चीज़ें आई, बीच में दो तीन बार खबरें आई कि महाराष्ट्र में काफ़ी बड़ी संख्या में नकदी पकड़ी गई है। संजय राउत का आरोप यह था कि जो एक बार नकदी पकड़ी गई वो 15 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसमें से 10 करोड़ रुपया जाने दिया गया और 5 करोड़ रुपया बरामद दिखाया गया। फिर मुंबई में पकड़ी गई, वहाँ बताया गया कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास नकदी पकड़ी गई। तो इस तरीके का आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को नकदी पहुँचा रही है। और जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, वो लगा रहा है कि भाजपा के बड़े नेता जो हैं वो इन पैसों की डिलीवरी कर रहे हैं। ये आरोप है।
तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करता रहा है और चुनाव आयोग भी अभी से नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव के वक्त से ही सवालों के घेरे में लगातार उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कि जबकि कांग्रेस ने इसकी शिकायत भी की थी चुनाव आयोग में, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेते हैं जिसमें उद्धव ठाकरे अब खुद वीडियो बना रहे हैं और चुनाव आयोग के अधिकारियों से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आदिवासी तहसील. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो माझा पहिला आहे पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही हा? साहेब असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले नाहीत. नाही आले तर मला तपासल्याचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी एक करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे तपासा बॅग माझी. बॅग रिकवर आहे. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. ए बीच में मत आओ. जरा बाजू. उघडा ना. आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब. माझी ड्युटी नाही तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. हो खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी देत, धन्यवाद साहेब. कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा ते पण उघडा 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 उघडा. काय पाहिजे असेल तर घ्या. तुम्हाला पण ताण लागली असेल पण तुम्ही पण माणसात. फ्युएलची टाकी वगैरे काय? नाही साहेब धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब नक्की साहेब. हा. तुझं काय रे कॅमेरा दादा? तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे. तुझं नाव काय? हा विजय पटले. कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा चला म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. तो वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं अधिकारियों से। वो कह रहे हैं कि क्या आपने पीएम मोदी या अमित शाह या सीएम शिंदे या देवेंद्र फडणवीस किसी के बैग को चेक किया है या हेलीकॉप्टर को चेक किया है? कभी उनका भी कीजिए। इस तरीके से वो सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं उद्धव गुट तो इस पर नाराजगी जाहिर कर ही रहा है, लेकिन अब राजस्थान से पूर्व सीएम अशोक गहलोत का भी इस पर बयान आया है और क्या कुछ कहा है उन्होंने, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। उद्धव ठाकरे जी यवतमाल गए हुए थे तो उनके हेलीकॉप्टर की चेकिंग कर ली इलेक्शन कमीशन ने, इंस्पेक्शन कर लिया। उद्धव जी ने एक वीडियो बनाया और कहा है कि सिर्फ उनके हेलीकॉप्टर की इंस्पेक्शन हुआ है, ना कि देवेंद्र फडणवीस जी या अजित पवार जी के कभी नहीं होता है। यही वो ठीक कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी ठीक कह रहे हैं। यदि सबकी चेकिंग हो कोई दिक्कत नहीं है। खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो वो गलत है। ये इलेक्शन कमीशन को ये बात भी देखनी चाहिए कि अगर चेकिंग हो सबकी हो, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, शिवसेना को दिक्कत नहीं है, एनसीपी पवार साहब को दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना कि किस तरीके से अशोक गहलोत ने इस पूरे वाक्य को बहुत गलत ठहराया। उन्होंने बोला कि ऐसे विपक्षी नेताओं को टारगेट करना बहुत गलत है। इस पर आप क्या कहेंगे अमलेंदु जी? देखिए बिल्कुल ये इस तरीके से टारगेट करना गलत है और इसमें साफ दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे को टारगेट किया जा रहा है और कोई साजिश भी हो सकती थी। इस तरीके के अंदाज भी लगाए जा रहे हैं। चूंकि उद्धव ठाकरे जब खुद इस वीडियो को बना रहे हैं तो एक व्यक्ति जो है वो आप देखिए कैमरे के बीच में आने की कोशिश कर रहा था और उस पर उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा कि बीच में बताओ, बीच में बताओ, बीच में बताओ। यानी कि वो कैमरे की आड़ अगर हो जाए तो फिर वो कुछ किया जा सके, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती थी। दूसरा वो फोटोग्राफर से पूछते हैं कि कहाँ के हो तो बताता है कि एमपी, तो कहते हैं गुजरात के तो नहीं हो।
तो यानी गुजरात एक बड़ा मसला है, वहाँ की किस तरीके से गुजरात से लोग लाए गए हैं, गुजरात से अधिकारी लाए गए हैं, गुजरात से तमाम लोग बुलाए जा रहे हैं, गुजरात से वोटर्स लाए जा रहे हैं, ये आरोप भी हैं। तो ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। और इधर जो जयराम रमेश हैं, कांग्रेस के महासचिव हैं और संचार विभाग के प्रमुख हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में हम वो नहीं होने देंगे जो हरियाणा में हुआ, चुनाव आयोग ने जो हरियाणा में किया। ये जयराम रमेश का साफ तौर पर कहना है और वो इन सारी घटनाओं को उसमें जोड़ रहे हैं जयराम रमेश। तो एक बार जयराम रमेश की भी बाइट सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है इस चीज को लेकर। चुनाव में एक चीज और भी है, राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। कल एक बीजेपी का डेलीगेशन गया, कंप्लेंट करके आया कि राहुल गांधी क्या कंप्लेंट नहीं क्या कंप्लेंट किया, वो क्या कहा है राहुल गांधी जी ने, क्या कहा है? सब लोग ने कहा है, अखबारों में छपा है कि कई ऐसे जो निवेश थे, जो इन्वेस्टमेंट था, जो प्रोजेक्ट आने वाले थे महाराष्ट्र में, जैसा कि डायमंड एक्सचेंज था, एक एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री थी, कई ऐसे थी। वो इंटरनेशनल गिफ्ट सिटी था जो मुंबई में आना था, उसको प्रधानमंत्री ने मुंबई से लेकर गुजरात में लगा दिया है। तो वही तो हमने कहा है ना कि महाराष्ट्र से आपने भेदभाव किया है। आप तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो सभी राज्यों में आप विकास लाइए। जो लोग निवेश करना चाहते हैं महाराष्ट्र में, आप उनको धमकी देकर, डराकर कहते हैं नहीं नहीं आपको गुजरात जाना है। गुजरात का विकास होना है, गुजरात में निवेश आए, हम उसका स्वागत करते हैं। पर क्यों जब एक राज्य में जा रहा, और वो भी महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो विकसित राज्य है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, वहां लोग जाना चाहते हैं, वहां आप रोक रहे हैं। तो यही तो राहुल गांधी जी ने कहा है। तो इसमें तो ये तो बिल्कुल इसके तो डेटा है, कोई इसमें कि आपने सुना कि इस वक्त जयराम रमेश ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिए हैं डराने और धमकाने के। तो वहीं इस बीच उद्धव ठाकरे का भी एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में किसी भी कीमत को गुजरात से नहीं चलने देंगे, यानी कि साफ साफ चेतावनी दे दी एक तरीके से कि महाराष्ट्र को किसी भी कीमत पे गुजरात से नहीं चलने देंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, असल में गुजरात एक बड़ा मसला बन गया है महाराष्ट्र चुनाव में, और ये लगभग हर राज्य में बनता है, लेकिन महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा बन गया है, चूंकि आरोप ही लग रहे हैं कि महाराष्ट्र की तमाम परियोजनाएं उठाकर गुजरात ले जाई गई। जयराम रमेश जिस तरह से कह रहे थे कि भाई आप यहाँ से सारा निवेश जो है वो उठाकर गुजरात ले आ रहे हैं, तो गुजरात के लिए आप अलग से प्रयास कीजिए। वो तो अच्छी बात है कि गुजरात के लिए आप प्रयास कीजिए, भाई आप गुजरात से आते हैं, आप खुद को गुजराती मानते हैं, भारतीय नहीं मानते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आप दूसरे राज्यों से निवेश उठाकर दूसरे राज्यों की परियोजनाएं गुजरात क्यों ले आ रहे हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। और गुजरात एक बड़ा मसला बन गया है। दूसरा, एकनाथ शिंदे पर ही आरोप लग रहे हैं, शिवसेना खासतौर से इस बात को लगा रही है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कि एकनाथ शिंदे जो है वो गुजरात से गवर्न हो रहे हैं, गुजरात से संचालित हो रहे हैं और गुजरात की कठपुतली बनकर काम कर रहे हैं, गुजरात से ही संचालित किया जा रही है सरकार। तो अब इसको लेकर जो है वो शिवसेना काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। उसका कहना है कि गुजरात से हम किसी हाल में नहीं चलने देंगे। यानी एकनाथ शिंदे अगर गुजराती लॉबी की एक तरीके से कहा जाए कि बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, तो उसको हम नहीं होने देंगे। ये एक तरह से गुजरात मसला बन गया है। तो जैसे कि विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगाता आया है बीजेपी पर कि गुजरात से महाराष्ट्र को कंट्रोल किया जा रहा है, गुजरात से ही महाराष्ट्र को चलाया जा रहा है। तो इस बीच एक देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी पेशाब ना करेगा औरंगजेब की पहचान पर, तिरंगा लहराएंगे पाकिस्तान पर। ये एक बहुत बड़ा विवादित बयान है जो देवेंद्र फडणवीस ने ओवैसी को लेकर दिया है। तो एक बार इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि ये जो विवादित बयान दिया है, इसका क्या असर पड़ने वाला है आगे चुनावों में। देखिए, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वो एक तरीके से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। चूंकि आज प्रधानमंत्री चिमूर में है, वो भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं कि कौन समाज तोड़ना चाहता है, क्या तोड़ना नहीं चाहता है। अब भाई अगर पाकिस्तान पे हमला करना है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला करेंगे, सेना करेगी, या देवेंद्र फडणवीस साहब जो तोप लेकर जाएंगे लड़ाई लड़ने के लिए, जो बता रहे हैं देवेंद्र फडणवीस साहब। लेकिन देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर पलटवार जो है वो नाना पटोले ने जिस तरीके से किया, उसमें देवेंद्र फडणवीस फंस गए बुरी तरीके से। चूंकि उन्होंने ओबीसी के लिए बात कही कुछ देवेंद्र फडणवीस ने कि सुन ले ओबीसी। अब वो सुन ले ओबीसी कहा कि ये क्या कहा उन्होंने, वो तो वो जाने क्या कहा, लेकिन नाना पटोले ने उसको जिस तरीके से लिया है और जनता के सामने रखा है, उसमें अब देवेंद्र फडणवीस घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो देवेंद्र फडणवीस मराठा भी नहीं है, ओबीसी भी नहीं है, देवेंद्र फडणवीस जो है वो ब्राह्मण है। तो वहाँ जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का नाम बार बार उभर रहा है कि अब ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी इसी के लिए काम कर रही है, तो इसके बाद ये संकट बीजेपी के लिए और बढ़ जाएगा। क्योंकि एक तो लोगों में नाराजगी इसी बात से है कि एकनाथ शिंदे को वही आपने तोड़ के लाए और एकनाथ शिंदे को भी आपने बेइज्जती कर दी, अमित शाह ने खुलेआम बेइज्जती कर दी कि अभी हमारे मुख्यमंत्री अमित शाह हैं और चुनाव के बाद हम तय करेंगे। तो क्या
बीजेपी ने तैयारियां कर ली हैं देवेंद्र फडणवीस को किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री बनाने की, ये सवाल उठाए। लेकिन फिलहाल जो देवेंद्र फडणवीस का बयान है उस पर ये बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि नाना पटोले ने इस पर जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है। चल हाँ, तो जैसा कि आपने देखा और सुना कि देवेंद्र फडणवीस ने कितना बड़ा विवादित बयान दिया है और इस पर नाना पटोले ने पलटवार किया है। यहाँ तक कि पूरा विपक्ष इस बयान को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहा है। अब नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है इस बयान को लेकर, सुनवाते हैं आपको। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना, पहले देवेंद्र जी थे। विपक्ष तो लगातार पहले से ही बीजेपी की टेंशन और मुसीबत बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं अब एनडीए के सहयोगी दल अजीत पवार यानी कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने भी एक बड़ा खुलासा कर दिया, जिसके बाद से बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। अजीत पवार ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि 2019 के चुनाव के बाद जो अडानी है उन्होंने बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन कराने की कोशिश की थी, जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी क्या राय देंगे? हाँ, देखिए, ये इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए हमने कहा ना कि गुजरात एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में इतना ज़्यादा असर, मतलब जो क्यों खर्च कर रही है वो अपनी ऊर्जा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, चूंकि वहाँ मसला अडानी आ गया है। अडानी को जिस तरीके से हमारी ज़मीनें दी गई हैं, धारावी दे दी गई है और कई सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, एयरपोर्ट दिए गए हैं, तो मुंबई जिस तरीके से आर्थिक राजधानी है भारत की और अडानी का वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब असर, व्यापारिक असर जो है उसको कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ जोर दे रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि एनसीपी का बीजेपी के साथ समझौता हो जाए तो वहाँ सरकार बीजेपी की बन जाए और अडानी के काम वहाँ चलते रहे। तो अजीत पवार ने ये जो खुलासा किया है ये बहुत गंभीर आरोप है और ये एक तरीके से जो इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है कि गुजरात से चलाने की कोशिश कर रही है, जो उद्धव ठाकरे ने कहा हम गुजरात से नहीं चलने देंगे और साफ ऐलान कर दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो अडानी को जो प्रोजेक्ट दिए गए वो हम छीन लेंगे, ये उसकी पुष्टि करता है अजीत पवार का बयान। आंचल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो